आज का जो लेक्चर है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन का है। आ, ये कुछ कंटेंट जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। डिले आ रहा है कुछ, जिसमें सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या चीज है, लर्निंग लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन, डुअल फॉर्म जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फॉर लर्निंग लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन, सॉफ्ट मार्जिन क्या चीज है, नॉन लीनियर एसवीएम क्या चीज है, कर्नल ट्रैक, और इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, हम और कुछ शेयर करेंगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक्चुअली सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के तौर पे यूज होती है। जिस तरह के हमने पहले पढ़े थे, जिसमें एक हम लाइन ड्रॉ करते थे और दो क्लासेस को हम जो है स्प्लिट करते थे। सपोर्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। सपोर्ट वेक्टर क्या चीज है? सपोर्ट वेक्टर वो पॉइंट्स है जो कि किसी प्लेन के करीब होते हैं। अगर आप दो क्लासेस को डिवाइड करते हैं तो सपोर्ट वेक्टर वो डेटा पॉइंट्स है जो कि उस प्लेन के करीब होते हैं। अब प्लेन क्या चीज है? आपके पास जब दो क्लासेस होती थी, आप एक लाइन ड्रॉ करते थे। उस लाइन को अगर आप एक और डायमेंशन में देखें तो उसको प्लेन भी कह सकते हैं। तो अगर उस लाइन या उस प्लेन के करीब कोई पॉइंट्स होंगे तो उसको हम सपोर्ट वेक्टर्स कहेंगे, कहते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन या डेटा पॉइंट्स जो है, वेक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है उस हाइपर प्लेन की पोजीशन को। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉइंट वो जो है वो उस लाइन के करीब होते हैं तो उसके बारे में हम डिसीजन में भी ना ले सके कि ये किधर लाई कर रहा है। ये फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले ब्लू और रेड की, जिस तरह हम लेते आए हैं, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जस्ट डेफिनेशन समझाने के लिए कि सपोर्ट वेक्टर्स क्या चीज है। सपोर्ट वेक्टर मशीन का एम ये है कि हम हमारे पास जो मार्जिन है क्लासिफायर की, उसको हम बढ़ाएं। तो मैक्सिमाइजेशन की जब बात आती है तो ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है उसमें, जो कि लास्ट क्लास में और शुरू के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि उस प्लेन को या उस मार्जिन को हमने मैक्सिमाइज करना है। ठीक, अगर हम सपोर्ट वेक्टर्स को हम डिलीट करें तो ये हाइपर प्लेन की पोजीशन को अफेक्ट करता है, उसको चेंज करता है। ठीक, और ये जो पॉइंट्स होते हैं जो कि लाइन के करीब होते हैं, ये एक्चुअली आपके सपोर्ट वेक्टर मशीन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। जस्ट एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था। अब हम एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन को अगर हम थोड़ा सा और डिफाइन कर ले, जिस तरह ये प्लॉट आप लोगों ने काफी देखा है, ये आपके पास ब्लू और रेड डॉट्स हैं, टू क्लास प्रॉब्लम है, इसको आपने सेपरेट करना है। तो जो इसके पॉसिबल जो बाउंड्री है जिस पे क्लासिफाई हो सकती है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन हो सकती है जो कि ये लाइन हो सकती है जो कि स्प्लिट करता है रेड और ब्लू को। ठीक हो गया। बट क्या ये बेस्ट लाइन है? ये एक्चुअली क्वेश्चन ये है। फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन है जो कि दो क्लासेस को क्लासिफाई कर रहा है। इसको क्लासिफायर हम कह सकते हैं। ये क्लासिफायर है जो कि आपके डेटा को स्प्लिट कर रहा है किसी पोजीशन पे। तो क्वेश्चन ये एक्चुअली करेक्ट बाउंड्री है, बट क्या ये बेस्ट है, गुड है और बैड है, इसके बारे में हमने डिसीजन करना है कि क्या ये बेस्ट है हमारे पास कि नहीं। फॉर एग्जांपल, ये एक क्लासिफायर है, एक और क्लासिफायर ये भी हो सकता है जो कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सेम क्लासिफाई कर रहा है, बट आप ये नहीं कह सकते, या विजुअली आप कह सकते कि कौन सा क्लासिफायर बेहतर है। तो आपके ख्याल में कौन सा क्लासिफायर बेहतर? ये सारे क्लासिफायर हो सकते हैं। इसके कितने आपको लाइन नजर आ रही है जो कि इस डेटा पॉइंट्स को ब्लू और रेड को क्लासिफाई कर रहे हैं? ये सारे क्लासिफायर करेक्ट है, बट इन सब में बेस्ट कौन सा है? आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि ये बेस्ट है और ये
बैड है या गुड है और बैड है या बेस्ट है और वर्स्ट है। तो एक्चुअली अगर एक पॉइंट है जो कि ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि चलो हम ये लाइन सेलेक्ट करते हैं जो कि क्लासिफायर करते हैं, एज अ क्लासिफायर काम कर रहे हैं, जो कि क्लासिफायर कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं रेड और ब्लू की। अगर कोई अननोन डेटा पॉइंट आता है जो कि ये हैं जो आपके पास जो अभी आपके पास हाईलाइटेड हैं, क्या ये रेड है या ब्लू है? अगर लाइन को थोड़ा सा घुमाएं, टर्न कर ले, तो ये ब्लू भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन इसकी बजाय ये होती तो ये फिर रेड में चला जाता। ठीक, अगर आप लाइन को और चेंज करते जाएं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है तो रेड में चला गया, तो जो ये पॉइंट है जो कि लाइन के करीब ही एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ये कौन से क्लास में लाई करते हैं। तो ये एक्चुअली वो वेक्टर है या डेटा पॉइंट्स है जो कि सपोर्ट वेक्टर मशीन जिसके लिए यूज होता है। ये दोबारा इस पॉइंट को इलेबोरेट कर देंगे, समझ नहीं आई इसलिए अभी। किस चीज की क्वेश्चन है कि इस चीज की हमें समझ नहीं आई? जी, सर ये किस चीज की आपको समझ नहीं आई अरमान? सर ये जो आप कह रहे हैं कि एक वेक्टर है जो क्लासी वो अननोन डाटा पॉइंट हमें बता रहा है कि मतलब किस रीजन में जाना है, तो वो मतलब ये अननोन डाटा पॉइंट कैसे हमें बता रहा है? अच्छा, आपको ये समझ नहीं आई जो अननोन डेटा पॉइंट है वो किस तरह अननोन डेटा पॉइंट है? वो जाहिरन तो लग रहा है कि वो ब्लू में है। आपका क्वेश्चन ये है, तो ये अननोन डेटा पॉइंट कैसा है? जी जी आपका सर। क्वेश्चन ये है? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये डेटा पॉइंट अननोन कैसा है। तो जैसे मैंने, अगर आप पिछले स्लाइड में जाएं, जो आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स है और डेटा पॉइंट आपका, अगर इस डेटा पॉइंट को देखें जो पहले आ रहा था, वो ऑलमोस्ट कहीं इधर लाई कर रहा था, ये डेटा पॉइंट था। ठीक है। तो अगर आप कुछ वेक्टर देखें तो कुछ वेक्टर के हिसाब से ये डेटा पॉइंट ब्लू है, कुछ वेक्टर जो आपका क्लासिफायर है उसके लिहाज से ये रेड है। ठीक, तो इसलिए ये डेटा पॉइंट अननोन है, इसका भी पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ पे लाया करता है। समझ आ गई आपको अरमान? जी 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 सर। ओके, तो ये अगर अननोन डेटा पॉइंट है, तो डिसीजन बाउंड्री उसको क्लासिफाई करती है, उसके जो आपने डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ की है कि ये आइदर ये आया ब्लू है या रेड है। ठीक है, तो एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट करती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि ये किस क्लास को लाई करते हैं। अगर हम इस जो वेक्टर हम जो हमने क्लासिफायर ड्रॉ किया, अगर इसकी हम ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज कर लें, ठीक है, तो अगर आपके पास ये दो बाउंड्रीज है, दो प्लॉट है, दो डिसीजन बाउंड्री है, अगर आप देखें तो विच बाउंड्री इज मोर इन बिटवीन क्लास, तो कौन सी बाउंड्री ज्यादा बेहतर है? हाउ कैन यू evaluate द इन बिटवीननेस? अगर ये ब्लॉ दरमियान में ये लाइन ड्रॉ करे तो इक्वली क्लासिफाई करता है कि ये डॉट्स या ये रेड जो है वो रेड और ब्लू को क्लासिफाई किया है करेक्टली। अगर दोनों लाइन को देखें तो वो जाहिरन तो उसको क्लासिफाई करा, लेकिन दोनों में बेस्ट कौन सा है? जी, आपके ख्याल में कौन सी लाइन ज्यादा बेटर है? जी, फिजिकल आप बताएं पहले। राइट, बेटर है। अहमद आप कह रहे हैं जी, क्यों बेहतर है? दोनों से फासला बराबर है, तो अच्छा, दोनों से इक्वल कैसे हैं? इस पॉइंट को थोड़ा सा एलाबोरेट करें। कौन से पॉइंट को आपने देख के कह दिया कि ये दोनों से इक्वल है? क्योंकि पॉइंट तो, अगर आप फार नोट फार पॉइंट को देखे जो दूर है, और रेड के नियर पॉइंट को देखे और ब्लू के फार पॉइंट को देखे, तो आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल ये ब्लू पॉइंट है, ये रेड है, तो इस रेड पॉइंट की तो ये ज्यादा करीब है, बट ये दूर है।
अगर सर उसका जो मतलब राइट पे जो सबसे वर्टिकल पॉइंट है वो उस बहुत अवे है तो उसके इस वक्त रेड पे भी वर्टिकल पे है। ये आप ये कह रहे हो कि ये पॉइंट क्या पॉइंट? अच्छा, आप डॉट की परसेंटेज को कह रहे हैं कि इक्वल डॉट्स हैं। अच्छा जी, कोई और ओपिनियन? जी काजी। जी उस्मान। लेफ्ट वाला आपको लग रहा है कि वो ज्यादा बेटर है जी, बट ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। अगर ये अननोन पॉइंट आ गया इसमें तो उसके बारे में आप डिसाइड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये ब्लू है या रेड है। अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है वो इसी लाइन पे आ जाए तो उसको फिर आप कहाँ क्लासिफाई करोगे? जी ऑनलाइन आप लोग, आपके ख्याल में कौन सा बेटर है? लेफ्ट वाला मेरे ख्याल जी से। दोबारा बताइए, आवाज नहीं आया, क्लियर सर नहीं आ रही। लेफ्ट वाला तो आपके ख्याल में लेफ्ट वाला है? लेफ्ट वाला क्यों है? क्योंकि उसके जो ब्लू और जो रेड वाले पॉइंट्स है ना वो लाइन के एज पर है, तो मतलब वो एक ओके, सेंस में कह सकते हैं कि मतलब ये लाइन पे एज। ओके, तो आपका ओपिनियन ये है कि चूंकि सेम जो उस्मान का ओपिनियन है, क्योंकि वो लाइन के करीब वो जो एक्यूरेसी आपको या प्रिसीजन जो आपको नजर आ रही है वो एक्चुअली आप बता रहे हैं कि ये बेटर है, क्योंकि बड़ी माइन्यूटली इन्होंने रेड और ब्लू को क्लासिफाई किया हुआ है। अरमान का भी किसी और का कोई ओपिनियन इस बारे में? जी कासिम जी, आपका क्या ओपिनियन? सेकंड वन क्यों है? क्योंकि उसके दोनों अतराफ पे जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, कासिम कह रहे हैं कि दोनों अतराफ में जो लाइन और लाइन का जो डिस्टेंस है पॉइंट के दरमियान वो ज्यादा है दोनों तरफ, तो उसके मुताबिक ये बेस्ट है। जी कोई और बात, कोई और का कोई कमेंट जो कि इसको, जो किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करें, लेफ्ट और राइट को? जी एजाज, राइट, आपका ओपिनियन राइट है, बट क्यों है राइट? लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो वहाँ पे लाइन के ऊपर अननोन डेटा पॉइंट्स आने के चांसेस रहते हैं जी जो ब्लू एक्चुअली बिल्कुल जो मेरी जो वेटेज है वो राइट वालों के पास के साथ है। एक्चुअली जो राइट वाला है वो क्लियरली क्लासिफाई कर रहा है, कंफ्यूजन नहीं छोड़ रहा। जो डिस्टेंस उन्होंने कासिम ने बात की, जो आखिरी या करीब डेटा पॉइंट है उसके दरमियान जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कंफ्यूजन नहीं होगी, वो क्लियरली क्लासिफाई करेगा। अगर लाइन के करीब पॉइंट है तो वो उसके बारे में हमेशा डाउट रहेगा कि हो सकता है ये ब्लू को रेड किया हो उसने और रेड को ब्लू किया हुआ है। बट जो डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पूरा रीजन ही एक्यूरेटली डिवाइड या क्लासिफाई हो चुका है। ठीक समझ आ गई आप लोगों को? जी सर एक क्वेश्चन है। जी अरमान, आपका क्या क्वेश्चन है? जी कंटिन्यू करें, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी बताएं, क्वेश्चन क्या है? जो पॉइंट है जी वो जी लाइन के एग्जैक्टली ऊपर आ जाता फिर वो क्लासिफाई करेगा? अच्छा, अरमान का एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पॉइंट लाइन पे आ गया तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि जो आपके लाइन के ऊपर पॉइंट से या लाइन के करीब पॉइंट से वो तो सर कंफ्यूजन आप फिर क्रिएट किस कर तरह रहा है। कह सकते एक्चुअली जो इंटरनेट का इश्यू है तो आपकी आवाज हमें क्लियरली, मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा स्पीड को जो आपकी वो है ना उसको थोड़ा सा कम करें और उसके बाद फिर बोले ताकि आवाज जो बात के दरमियान में वो थोड़ा सा वक्फा रहे तो आवाज समझ आ जाएगी। सर ये था कि आप फिर किस तरह कह सकते हैं अगर यही प्रॉब्लम है तो आप ये मतलब राइट वाला तो किस तरह कह सकते हैं कि ये बेस्ट फिट है? दोबारा जरा रिपीट कर लें।
यही था क्वेश्चन, या कि उसको मैसेज में भेज दे ताकि मैं मुझे समझ आ जाए पॉइंट क्या है, या किसी सर और को समझ आ गई हो तो वो हेल्प कर ले। यही था कि फिर अगर आप किस तरह पे कह सकते हैं कि मतलब ये राइट वाला बेस्ट फिट है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉब्लम भी यही है कि हमने वो नॉन तो क्लासीफाई करना, तो हम राइट वाला किस तरह कह सकते हैं फिर? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि राइट वाला कैसे बेस्ट है। तो चूंकि अभी लाइन पे पॉइंट्स नहीं है, तो इसलिए राइट वाला बेस्ट है, क्योंकि स्पेस बिटवीन लाइन और पॉइंट्स अभी ज्यादा है, तो कंफ्यूजन कम है। अगर लेफ्ट को देखे तो कंफ्यूजन है, क्योंकि हो सकता है ये जो ब्लू पॉइंट है जो लाइन के करीब है वो इनएक्यूरेटली क्लासिफाई हुआ हो। जी सर, ठीक है। अगर राइट को देखे तो जो डिस्टेंस है बिटवीन नियरेस्ट नोड वो ऑलमोस्ट ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन, जी सर, तो मैं इसलिए लेफ्ट साइड में कंफ्यूजन अभी भी है, क्योंकि वो लाइन के करीब है, तो मैं भी वो इनएक्यूरेटली क्लासिफाई हो चुके हूँ। बट राइट वाले में अगर आप देखें तो वो स्पेस चूंकि ज्यादा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है इनएक्यूरेट क्लासिफिकेशन की। ठीक है जी, सर। कोई और क्वेश्चन या मैं आगे जाऊं? एक्सक्यूज मी सर। जी, अहमद का क्वेश्चन है, अहमद अली। सर आपका जो आपका पहला पॉइंट है वो तो क्लियर हो गया, लेकिन एक और चीज़ माइंड में आ रही है कि इस तरह हमने पहले पढ़ा था कि हम एरर को मिनिमाइज करते हैं, तो जस्ट विजुलाइज करके हम लेफ्ट ग्राफ को देखें तो उसमें इन जनरल एरर हमें कम लग रहा है देखने में, तो इस पर सर आप क्या पॉइंट देंगे सर? अच्छा, अहमद अली का अटेंशन प्लीज। अहमद अली का पॉइंट है कि हम जब पहले पढ़ रहे थे तो हमारा बेसिक एम था कि हमने एरर को मिनिमाइज करना है, मिस क्लासिफिकेशन को मिनिमाइज करना है ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे। ठीक है, एरर को कम करना है और जो एक्यूरेट क्लासिफिकेशन है उसको एनकरेज करना है। अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो एरर कम करने का मतलब है कि क्लासिफिकेशन आपकी एक्यूरेट हुई है। ठीक है अहमद? यस सर। और अहमद कह रहा है कि जो लेफ्ट साइड पे प्लॉट है वो मुझे लग रहा है, उनको लग रहा है कि इसमें एरर को ज्यादा मिनिमाइज किया है बनिस्बत राइट के। क्या आप लोगों को भी ये लग रहा है? सर वैसे देखा जाए तो साहब से यही बात हम ये कह रहे थे कि क्योंकि डेटा पॉइंट था वो एक्चुअली मैं आपको अगेन मेरा आंसर वही है, क्योंकि उसमें स्टिल कंफ्यूजन है। वो उनका क्वेश्चन ये है कि चूंकि हम मैथमेटिकली करते थे तो उससे हम जो मिस क्लासिफिकेशन थी या केनिन वाला मेथड देखिए या जिस तरह हम करते आ रहे थे, वो कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि लेफ्ट साइड में एरर कम है, राइट साइड में एरर ज्यादा है। अब पहली बात तो ये कि राइट में एरर क्यों ज्यादा है, क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन है कि राइट में एरर क्यों ज्यादा है अहमद जी? सर फिजिकली आप देख के लोग तो अगर ये आंसर लगता करना है चाहें। कि मतलब हम हर डेटा पॉइंट से एरर को मतलब एक्चुअल प्रिडिक्टिव वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान डिफरेंस निकालते थे, तो अगर डिफरेंस ज्यादा हो तो मतलब एरर ज्यादा है। तो हमें देख के तो यहाँ पर ये लग रहा है कि जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड बेस्ट फिट लाइन है, उसका डिस्टेंस पॉइंट से ओवरऑल एवरेज डिस्टेंस ज्यादा है। इस बेस पे मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं चूंकि जो विजुअली लग रहा है कि राइट वाला प्लॉट जो है उसमें जो एक्चुअली वो चीज कह रहे हैं जो मेरे कहने के बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं कि चूंकि चूंकि डेटा पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है तो लग रहा है कि एरर ज्यादा होगा। तो इस केस को क्योंकि वो हमारा बेसिक था जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था, बिल्कुल बेसिक लेवल पे था। अब ये एसवीएम है क्योंकि इसमें हमने एडवांस में देखा है कि हमारा जो तरह वो क्लासिफाई करते हैं। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम एक्चुअली अभी तो अभी तो हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या कौन से एक्यूरेट हैं, जस्ट ओपिनियन लेना है। लेकिन जो डिस्टेंस डिस्टेंस जो है अगर ज्यादा है तो वो मेरे ख्याल में अच्छी क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें ना, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल
किसी बाल्टी में या किसी बर्तन में आपने दो मुख्तलिफ रंग के वो रखे हैं, ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, या किसी बाउल में आपने दो मुख्तलिफ टॉफीज रखी है, ब्लू और रेड, अगर उनके दरमियान स्पेस ज्यादा होगा तो वो उनमें मिक्सिंग के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अगर वो उन एक दूसरे के करीब हो गए तो इसका मतलब है कि मिक्सिंग के चांसेस ज्यादा है, तो मिक्सिंग के चांसेस का मतलब है मिस क्लासिफिकेशन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है, जो लाइन ड्रा हुई है, तो ये इसके आपस में मिक्सिंग के चांसेस कम है। तो अगर मिक्सिंग के चांसेस कम है तो मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस कम है। अगर मिक्स क्लासिफिकेशन के चांसेस कम है, इसका मतलब है कि एरर के चांसेस कम है। ये पॉइंट है, समझ आ गई आपको अहमद? यस सर, समझ आ गई है। थैंक यू। ओके, वो रिग्रेशन प्रॉब्लम था जिसमें आप एक लाइन ड्रॉ करते थे, जिसमें आप जो है वो, मैं भी अहमद का क्वेश्चन हो, लेकिन आपके उसमें आप एक लाइन ड्रॉ करते थे, उसमें मिस क्लासिफिकेशन हो जाती थी, उसमें जो है वो फिटिंग हो जाती थी। जब अननोन डेटा आता था तो वो उसके लिए प्रॉब्लम होता था। अब यही चीज हमने वो बाउंड्री डिसाइड करनी है कि ये बाउंड्री है, ये मार्जिन है, अगर इस बाउंड्री में है तो इसका मतलब है, तो वो काइंड ऑफ वो फिटिंग को अवॉइड ही करना है, ताकि वो अननोन डेटा पे आपको क्लासिफिकेशन ज्यादा अच्छी तरह दे। अच्छा, तो ये जो क्लासिफायर है, इसके मार्जिन कितने होने चाहिए कि हम वो जो है आपको एक एक्यूरेटली वो क्लासिफाई करे और मिक्सिंग के चांसेस कम हो? इसकी जो विड्थ है बाउंड्री की, वो हम बढ़ा सकते हैं। पहले एक लाइन थी, जब हम एक लाइन ड्रॉ करते थे तो हमें क्लासिफिकेशन दे देता था कि लाइन के अगर इस साइड पे हैं तो वो एक किस्म है, लाइन के दूसरे साइड पे हैं तो वो एक और किस्म है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम इस लाइन के जो विड्थ है या प्लेन, उसको एक प्लेन बनाएं और वो उसको बढ़ा दें हम उस मार्जिन को। तो वो अगर उस मार्जिन के एक तरफ हो तो हम उसको एक क्लासिफिकेशन क्लास कह सकते हैं, उसकी दूसरी साइड पे हो तो हम उसको एक दूसरी क्लास कह सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड वाले को देखो, अगर हम इसकी विड्थ को बढ़ाएं तो वो मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, अगर आप इसके विड्थ को बढ़ाते जाएं तो वो मिस क्लासिफिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते जा रहे हैं। बट राइट साइड पे अगर देखें तो उसकी विड्थ ज्यादा है मिस क्लासिफिकेशन की। तो जो लाइन पे पॉइंट आ रहे हैं जो कि जिसके 50-50 चांसेस होते हैं कि आइदर ब्लू है और आइदर रेड है, वो राइट साइड में वो विड्थ की वजह से कम है, बट लेफ्ट साइड में विड्थ कम है उस प्लेन की, तो इसलिए वो चांसेस ज्यादा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो विड्थ है इसकी जो बाउंड्री है, वो इस मार्जिन को हमने मैक्सिमाइज करना है। ये मार्जिन जितना मैक्सिमाइज होगा आपकी क्लासिफिकेशन उतनी एक्यूरेट होगी। ठीक हो गया? जिस तरह मैंने आपको टॉफीज, डिफरेंट कलर की टॉफीज किसी बर्तन में रखी, उनके दरमियान स्पेस ज्यादा होगी तो आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक। अच्छा, सपोर्ट वेक्टर्स क्या चीज है? सपोर्ट वेक्टर वो पॉइंट्स है जो कि आपके पास इस प्लेन के जो टर्म लिखा है द मार्जिन पुशेस अप अगेंस्ट, ये अगर आप इसको आसान अल्फाज में कहें तो वो पॉइंट जो कि प्लेन के करीब हो या प्लेन के ऊपर हो, उसको हम सपोर्ट वेक्टर्स कहेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो इक्वेशन है wx+b, ये जो रीजन है प्लेन के राइट साइड पे, हमारे पास तीन इक्वेशन बन जाती हैं। एक है wx+b, ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, लाइन की इक्वेशन है। ठीक हो गया? लाइन, इसको प्लेन की इक्वेशन भी कह सकते हैं। अगर हम प्लेन और लाइन में क्या फर्क है जी? ऑनलाइन आप बताएं।
What is the difference between a plane and a line? जी अहमद आप बताएं। अहमद खान, आप जो है इंजीनियरिंग साइड से हैं आई गेस। लीनियर होगा, लाइन लाजमी के लीनियर होगा, पॉलिनॉमियल भी हो सकती है। और लाइन जो है जस्ट ये लाइन है, अगर आप लाइन ड्रॉ करें ये लाइन है, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते जाएं तो ये एक प्लेन बन गया। अगर आप एक पेज निकालें, पेज को अगर आप सिर्फ बारीक सा काट ले, या अगर पेज को ऑपोजिट देखें तो वो एक लाइन है, बट आपको अगर आप उसको साइड से देखें तो वो एक प्लेन है। अगर आप अपने नोटबुक के पेज को ऊपर से देखें तो वो एक लाइन है, बट आप अगर उसको साइड से देखें तो वो एक प्लेन है। ठीक हो गया? तो ये क्या हुआ, आपने एक डायमेंशन चेंज कर दी उसकी, जी, या आप उसको एक्स वाई के अलावा आप जी डायरेक्शन उसको देख रहे हैं, थर्ड डायमेंशन उसको आप देखेंगे तो वो एक प्लेन बन गया। ठीक हो गया? तो जो हमारे पास जो हमने जो लाइन की विड्थ बढ़ा ली है, इसकी जो इक्वेशन है वो wx प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। तो जो पॉइंट इस प्लेन पे पड़ा होगा वो एक्चुअली इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा होगा, wx प्लस पी इज इक्वल टू 0। अगर ये जो मार्जिन है वो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये मार्जिन के अप साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा, और अगर लेस देन 0 हो तो वो इसका मतलब है कि आपका जो रीजन है वो ये है राइट साइड पे। आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये प्लेन किस तरह है, या फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक इक्वेशन, इसकी क्या प्लॉट होगी आपके ख्याल में? एक लाइन होगी, ये जो ओरिजिन से जा रही होगी। ठीक, अब आपने ये जो लाइन है, अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करें, इस इक्वेशन को आप कहें y इज इक्वल टू 2x, तो ये कहा जाएगा, ये लाइन कहाँ चला जाएगा? ये ऐसे चला जाएगा, अबव चला गया, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू पुट करते जाए 0 1 2 2 तो ये आपको जो है हायर मैग्नीट्यूड दे रहा होगा। अब आप इस इक्वेशन को एक और उसमें चेंज कर लें, ये इस इक्वेशन की इस इक्वेशन का टैग वो क्या होगा, प्लॉट क्या होगा? स्केलिंग होगी टुवर्ड्स, तो x पे आपकी वैल्यू ये ऑलमोस्ट ही आ रही होगी, तो इस तरह ऑलमोस्ट होगी। ठीक, अगर आप इसको माइनस करें तो ये कैसे कहाँ होगी? डाउनवर्ड होगी। ठीक, जी एग्जैक्टली, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। तो ये एक्चुअली ये आपको जो इक्वेशन बता रही है वो आपके पास जो आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है जो कि आपको, आप इसमें जो है c एक कांस्टेंट है जिसको हम 22 भी कह सकते थे, हमने इसको 22 पढ़ा था शुरू में। ये 22 भी है जो कि आपके लाइन को शिफ्ट कर रहा होता है। x आपके पास डेटा पॉइंट्स है जो कि x रीजन पे है, और m जो है वो आपका स्लोप है या ग्रेडियंट है, जो कि आपके यू कह ले कि वो एंगल सेट कर रहा होता है आपके x डायरेक्शन के साथ। तो ये जो आपके पास m जो चेंज हो रहा है और c चेंज हो रहा है, ये एक्चुअली आपके प्लेन को के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अच्छा, अब
तो जब ये इक्वेशन जो है wx प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो इट मींस आपके पॉइंट जो है वो प्लेन से लेफ्ट साइड पे हैं या पॉजिटिव है, और जब ये लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब है कि नेगेटिव है। ठीक, और अगर आप इस प्लेन पे इसको देखें तो इसका मतलब है wx अगर इस, अब ये इक्वेशन जो बना है ये एक्चुअली ये इक्वेशन है, समझ आ गई आप लोग? ओके अच्छा, अब जब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, मैं अब इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ m प्लस बी। तो जब y 0 होगा, y 0 का मतलब है कि सारे आपके पॉइंट जो है वो लाइन पे हैं, y 0 है, y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि mx प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक होगी। तो चीजें आप लोगों को मैथमेटिकली थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को समझ आएगी कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको जस्ट अखबार पढ़नी है उसमें आप लग जाए तो वो तो लर्निंग नहीं है, आप जस्ट पढ़ रहे हैं। एक्चुअल चीजें तो आप मैथमेटिकली और फिजिकली समझ ले तब आपको समझ आएगी। सर मेरा क्वेश्चन था टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मतलब जनरल मशीन लर्निंग में ही है कि डेटा एगमेंटेशन होती है एक चीज ना, कि फॉर एग्जांपल आपके पास लाइक अगर आपके पास स्मॉल डेटा सेट हो ना तो आप उसको मतलब बढ़ा सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेजेस हैं तो आप उसकी ना उसको फ्लिप अप करके इसका कोई क्रॉप करके मुख्तलिफ एंड से इसको हम ज्यादा कर लेते हैं ना। अच्छा सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि डेटा ऑगमेंटेशन हम मतलब पिक्टोरियल या इमेजेस की फॉर्म में जो डेटा होता है ना उस पर तो हम इजीली अप्लाई कर लेते हैं ना। तो आपके पास आपकी आवाज एक्चुअली कट रही है उमर आपकी आवाज कट रही है, तो तरीका मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा डिले से बोले आपस में, ताकि वो हो रहा है अगर कोई पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं कम्युनिकेशन में तो उसको आप कवर कर सकें। देखिए हम लोग इधर भी कुछ कम्युनिकेशन में अगर पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं तो वो उसको आप मैनेज करें, तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बोले। जी बताएं। ठीक है सर, क्वेश्चन मेरा ये है ना सिंपल कि अगर हमारे पास डेटा सेट छोटा हो ना, ठीक है, मिसाल के तौर पे 100 या मतलब 500 या 1000 सिर्फ रोज है मेरे पास, रिकॉर्ड्स हैं। जी जी। तो उसके ऊपर अब जाहिर सी बात है मैं चाह रहा हूँ कि वो लेट्स सपोज के एक्सपेंड होके कोई 5000 हो जाए कम से कम, या जितना भी 10,000 हो जाए। तो मैं सही। उस डेटा को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। अब रियल डेटा मेरे पास सिर्फ मतलब 1000 है, लेकिन मैं चाह 5000 रहा हूँ। तो मैं अच्छा, इसको एक्सपेंड कैसे कर सकता हूँ ना? मतलब इमेजेस में तो हम डेटा ऑगमेंटेशन की टेक्निक्स लगा के कर लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल डेटा में, टेबुलर फॉर्म की डेटा में उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि इमेज की फॉर्म में तो हम डेटा उम्र का क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास डेटा कम हो तो उसको कम डेटा को आपने बढ़ाना हो तो एक तरीका ये है डेटा ऑगमेंटेशन जिसको कहते हैं। वो इमेज प्रोसेसिंग में यूज होते हैं जिसमें आप अपने इमेजेस को बढ़ाते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर, तो उम्र का क्वेश्चन ये कि डेटा ऑगमेंटेशन के थ्रू हम इमेजेस का डेटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर डेटा न्यूमेरिक फॉर्म है तो हम उसको कैसे बढ़ाएं। उमर, एक कॉन्सेप्ट रिसर्च में कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, लेकिन आप अगर आपको अच्छा ना लगे तो इस तरह ना करें, खासकर जिनका स्टेटिस्टिकल काम होता है। अगर उनका डेटा सेट कम होता है तो वो अपने डेटा सेट में से रेंडमली डेटा पिक करते हैं और उसको रिपीट कर देते हैं। तो वो रेंडमली अपने डेटा सेट में से कोई डेटा उठाते हैं और उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट से क्या होता है कि आपका डेटा जो है थोड़ा सा इलाज हो जाता है। अच्छा, एक और तरीका ये हो सकता है कि आप जो है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कॉलम है 50 या 100 कॉलम्स हैं आपके पास,
फॉर एग्जांपल। तो आप क्या करते हैं कि आप दो दो कॉलम को उठाएं और उसका एवरेज कर लें और उसको एज अ थर्ड कॉलम पिक करें, एंड देन जो है आपका थर्ड कॉलम या फोर्थ कॉलम का इस तरह एवरेज ले और कॉलम ऐड करते जाए। तो जो ओवरऑल आपके डेटा का इफेक्ट होगा वो रिमेन सेम रहेगा। समझ आ रही है आपको? जी उमर। तो मेरे ख्याल में ये वाला तरीका आप कर सकते हैं, इससे आपका डेटा सेट काफी बड़ा हो सकता है। सर जी जी इसमें आप, ना एक चीज है ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने पहली टेक्निक मुझे बताई है ना कि हम क्या करें कि लेट्स सपोज के रोज को रिपीट कर लें, उसी डेटा को दोबारा दोबारा रिपीट कर लें, तो जी जी, उससे लेकिन आया कि रैंडम डेटा एक रैंडम डेटा उसमें क्या है कि रैंडम आपने रोज को हर कॉलम से कुछ डेटा उठाना है रैंडमली, और उस डेटा को आपने एक और कॉलम में करना है, तो उससे वो रैंडम डेटा जो उसका जो इफेक्ट होगा वो रैंडम होगा। ठीक ठीक समझ गया सर। जी, और कमेंट अगर कोई है आपको तो करें ताकि डिस्कशन आगे बढ़े थोड़ा सा, नहीं तो फिर कंक्लूड करें। तो सर ये इसमें आपको किस चीज में जी जी उमर बताएं। सर हम लोग दरअसल में ये तो सही उनकी जो हमें मतलब अभी फॉर एग्जांपल करें, आप लोगों के लिए बड़ी जरूरी चीज है, आप लोग ऑनलाइन अगर हो सकते तो ऑनलाइन हो जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजों पे काम कर रहे थे तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि किस तरह काम होते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा से सीरियस हो जाए, उनका क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। जी आप उमर आप कहिए क्या कह रहे थे? सर उसमें ये इसको होता थोड़ा है ना सा आपके पास आवाज मतलब हमें जो रियल डेटा मिला है ना वहां से, तो वो जी जी, मतलब आई थिंक 500 के अराउंड है, इस तरह कुछ है, ठीक है। अच्छा लेकिन सही। हम क्योंकि उसको वो किस चीज का हम लोग डेटा है, अभी वो क्या किस चीज का डेटा है? थोड़ा मैं इंटरप्ट करूंगा आपको थोड़ा सा। कोई मसला नहीं, फॉर एग्जांपल एज होता है, लोकेशन हो गया, क्या किस तरह की चीजें होगी उसमें? उस उसमें आपके पास मुख्तलिफ है ना, लाइक आपके पास कौन सी जगह के ऊपर वो हुआ है, कौन सी डेट में हुआ है, ठीक है, किस टाइप का वो केस था, मुख्तलिफ उसकी कैटेगरीज हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ सही उसमें सही है, बंदा कौन था, ठीक है, एजुकेटेड था नहीं एजुकेटेड था, मैरिड था नहीं था, मतलब वो सारी मुख्तलिफ उसके ये कॉलम्स आ जाते हैं। तो सही उसके सही बाद आपके पास उससे हम लोगों ने बेसिकली प्रिडिक्ट ये करना चाह रहे हैं कि लाइक नेक्स्ट जो है वो किस टाइप का हो सकता है, और मतलब कौन सी लोकेशन पे हो सकता है, और मतलब आया कि फिर ये भी होता है कि मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ बंदे रिपीट भी हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट सही सही जो तो वो उसमें आया कि इनमें से कोई बंदा इन्वॉल्व हो सकता है नहीं हो सकता, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हम उसमें से निकालना प्रेडिक्शन, चाह रहे हैं, ठीक सही है। मैं समझ, हाँ, सही सही तो अभी फिलहाल तो हमारे पास ये वाकयात हुए होते हैं, उनके हिसाब से होता है। अभी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें छोटे जो वाकयात हैं, लाइक कुछ चोरी डकैती या उस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी हमें प्रोवाइड किया जाए ना। लेकिन जब तक वो प्रोवाइड नहीं होता तो तब तक हम लोग ये चाह रहे थे कि अगर इसको हम एक्सपेंड करें। और ये भी क्वेश्चन रेज हुआ था कि अगर हमारे पास डेटा, क्योंकि अभी कर सकते हैं ना उस केस में, क्योंकि वो तो जो सही एक्चुअल में साथ हुए हैं तो वही हो सकते हैं। तो सही उसमें सही फिर ये था कि हम लोग इसको एक्सपेंड कैसे करें कि इसको इस डेटा सेट को जो इसकी एक्चुअल रू है वो बरकरार रहे, और आगे ये एक्सपेंड हो जाए, मतलब ये 5000 पे या इस तरह से चले जाए, ताकि हम लोग अच्छे वे में उसको ट्रेन कर सकें अपने मॉडल को ना, और तो अच्छी मेरे ख्याल प्रेडिक्शन में करा सकें। जो मैंने आपको आइडिया दिया शायद ये आपको अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि जो आपका डेटा सेट है वो जो उसका इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो सेम रहेगा एवरेजिंग के थ्रू। आप ये भी तो हो सकता है, लेकिन वो पहले आपने नेगेट कर दिया कि अगर हम और FIR ऐड नहीं कर सकते, नहीं तो आज उसके रिकॉर्ड है उसको आप रेंडमाइज करते, फॉर एग्जांपल उनकी लोकेशन चेंज कर लेते, उनकी टाइमिंग चेंज कर लेते, उसको रिपीट कर लेते, बट उसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर लेते। जितने भी वो आपके हम पास वेरिएबल्स है, अगर उसके वेरिएबल्स है उसको आपस में इंटरचेंज कर जाते, तो उससे उससे भी आपका डेटा बढ़ सकता है। लेकिन सर अब मसला ये है ना कि मैं रेंडमाइज करता हूँ ना, तो फॉर एग्जांपल अभी लेट्स सपोज के एक जगह पे मतलब ठीक है, तो उसकी तादाद एक थी, में दो हुए हैं। अब को रेंडमाइज करता हूँ ना, तो मे बी चांसेस हैं कि ये यहाँ पे 3 हो जाएं, रिड्यूस होकर मे बी 1 हो जाए। तो वो प्रिडिक्शन जो अगर मैं इसकी बेस पे करता हूँ कि फॉर एग्जांपल कौन से सिटी के अंदर जो है वो लेट्स से कि
मतलब कोई एक्टिविटी होगी या दवा होगा या वट एवर, ठीक है, तो उसके अंदर फिर वो मसला आ जाएगा ना, क्योंकि रैंडमली में जो उनका जो सीक्वेंस बना हुआ है ना आपस में, वो खराब हो जाएगा, जो एक काइंड ऑफ रेशियो बनी हुई है, ये जो एक पैटर्न है उसका, तो वो यही हो सकता है शायद कि वो एवरेज वाला कंसेप्ट हो। जी जी, फिर आपको सिटी वाइज उसका कॉन्सेप्ट, आप एक कॉन्सेप्ट है इसके वेटेड एवरेज कहते हैं। वेटेड एवरेज ये होता है कि आप फ्लो में एवरेज लेते जाओ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिटी का डेटा लेते जाएंगे, तो अगर वो फॉर एग्जांपल उस सिटी में 20 क्राइम्स हुई हैं, तो जो पहला और दूसरा है उसका आप एवरेज लेके वो तीसरा ऐड कर लें, फिर इस तरह करें 1 2 3 4 का एवरेज करके एक ऐड करते जाएं, फिर जो है 5 का एवरेज ऐड करते जाए, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मतलब आपके पास वैल्यू डिफरेंट आएगी, लेकिन जो आपका डेटा सेट है वो बढ़ता जाएगा और इम्पैक्ट सेम रहेगा। जी सर, इसमें एक आइडिया हम लोग ये सोच रहे थे कि फॉर एग्जांपल लाइक डिफरेंट हमारे पास मॉडल्स हैं ना, जनरेटिव मॉडल्स जो हैं, उनको हम लोग क्या करें कि ये वाला डेटा उनको दें और उसके बाद ना उनमें से मतलब डिफरेंट प्रिडिक्शंस करें कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो बाकी का डेटा है ना वो हम प्रिडिक्ट कर रहे हो, लाइक आपके पास ना, और उससे हम लोग उसको पॉपुलेट कर रहे हो। अच्छा, ये जो गेन का कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्चुअली फेक इमेजेस क्रिएट करता है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो खुद से रैंडम इमेजेस क्रिएट करता है, जिसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो गेन की एप्लीकेशन है, हो सकता है वो इधर भी अप्लाई हो जाए, आपको फेक डेटा या फेक, उसको जाहिर से अगर डेटा रियल नहीं तो वो फेक ही होगा, तो उसके थ्रू भी आप डेटा इस तरह जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो न्यूमेरिक पे उसका कोई वो इसका आउटपुट वो सही आ रहा है नहीं आ रहा। गेन का मैं कह रहा हूँ। मैंने एक चीज देखी थी, मुझे अभी वो लाइब्रेरी का नाम भूल गया, वो एक मुझे मिली भी थी ना, वो बेसिकली ये कह रही थी कि इसको मतलब आपके डेटा को पहले वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में उसमें लेके आ रही थी, उसके बाद उनको गेन्स में ले जाके और वहां से फिर वो मतलब जनरेट कर रही थी ना, तो वो एक टेक्निक मैंने देखी थी। लेकिन मैं डिस्कशन का मकसद था कि मैं चाह रहा था कि और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कि जिनके थ्रू इसको मतलब किया जा सके, एक क्वेश्चन था तो उस वजह से। सही नहीं, आपका क्वेश्चन अच्छा था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, तो काफी लोगों को फायदा हो गया होगा। और आई गेस जो मैंने आपको तरीका बताया उससे आपका डेटा सेट काफी बढ़ जाएगा। जी सर। जी उस्मान, आपको कुछ इनपुट देना चाहते हैं आपके क्वेश्चन? जी अच्छा, उनका तो करंटली प्रॉब्लम असल में वो जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं वो क्राइम प्रिडिक्शन पे हैं कि क्राइम किस सिटी में एक्सपेक्टेडली कहाँ पे हो सकता है, पास्ट को डेटा को देके। आप देखें ना, एप्लीकेशन देखे डेटा साइंस और एआई की, ये पहले यूज कर रहे हैं उसको क्राइम जो, क्योंकि क्रिमिनल जो होते हैं वो हैबिचुअल होते हैं ना, तो हैबिचुअलिटी जब आ जाती है तो उसका मतलब पैटर्न रिपीट हो रहा है अगेन। तो इस पैटर्न को यूज करके आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्राइम कब होगा। तो अगर आप कोई चीज सोच रहे हैं तो एक्चुअली वो हैबिट में आ रही है आपकी, और वो इसको अगर आप चीजों को डेटा के फॉर्म में ले जाए तो वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका माइंड फर्ज करे 1 महीने बाद सोचता है कि यार मैं चोरी करूं। तो ये चीजें आपकी, ये हैबिट आपको एक्चुअली कुछ स्ट्रेसेस छोड़ रही है, और उन स्ट्रेसेस को आप यूज कर सकते हैं कि हम उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर दें। बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है एआई की। आप लोग भी अगर डेटा उनका वो नहीं है, क्लासिफाइड डेटा नहीं है, तो आप लोग भी साथ में उसके छोटे मोटे प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। एज है उनकी हेल्प भी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उमर, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कि किसी को एंगेज किया जाए, किसी पार्शली हो सकते हैं क्योंकि आपका प्रोजेक्ट है और ऑर्गेनाइजेशन का है तो क्लासिफाइड होगा, तो अगर कोई ऐसी चीज होगी जो आपको हेल्प की जरूरत हो, तो आप अपने क्लासमेट से, मेरे ख्याल में बेहतर होगी कि उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो आप उनसे ले लें। जी जी सर, बिल्कुल, कोई मसला नहीं।